जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एरा में। मेरा नाम है अंशुमान और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को समझते हुए आगे की क्लास यानी कि संविधान सभा की मांग एवं गठन के बारे में। लास्ट की क्लास में हमने पूरी तरीके से संवैधानिक विकास को समझा, संवैधानिक विकास के एक इतिहास को समझा, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा। आज हम देखेंगे कि जो हमने आपको संविधान बताया था कि संविधान क्या होता है, भारत में भारतवासियों द्वारा या फिर बोले भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले कब की गई थी, इनकी मांग को स्वीकृत कब दी गई थी, भारत में संविधान सभा का गठन कब होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इनकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश था जो या फिर बोले ऐसा देश है जो कि पूरी तरीके से विविधताओं से भरा हुआ है। आज़ादी के पहले से ही जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग करना प्रारंभ कर दिया जाता है। भारत का जो संविधान बनके तैयार हुआ है उसमें भारत के जो राष्ट्रवादी नेता रहे, उनकी सोच, उनके नैतिक मूल, इन सभी चीज़ों का जो एक स्वप्न था वह इस संविधान में देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये चीज़ें जितनी भी थी जो हम भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं, चाहे वो समानता हो, चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के बारे में बात की गई हो, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में उत्थान की बात की गई हो, चाहे वो महिलाओं के बारे में बात की गई हो, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या जो राष्ट्रवादी नेता थे इनकी सोच आज़ादी के पश्चात डेवलप हुई है? तो नहीं। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे, भारत के जो आंदोलनकर्ता थे, जब भारत में आंदोलन प्रारंभ होते हैं, जब भारत में राष्ट्रवादी चेतना का उदय होता है, उस वक्त से ही हम देखते हैं कि जो भारत में जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं उनके मन में ये बात उत्पन्न होती है कि भारत में हर वर्ग का शोषण हो रहा है। भारत में न केवल अंग्रेजों द्वारा बल्कि उच्च वर्ग द्वारा भी निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा है, यानी कि पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ पे लोगों के बीच में समाज में काफ़ी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, यानी कि भारत में काफ़ी बड़े स्तर पे बुराइयाँ व्याप्त थी। ऐसे में जो भारत के राष्ट्रवादी नेता हुए हैं उन्होंने एक ऐसे भारत का कल्पना की, ऐसे भारत का स्वप्न देखा कि ना केवल भारतीयों को अंग्रेजों से आज़ादी मिले बल्कि यहाँ पे जितनी भी कुप्रथाएं व्याप्त हैं, यहाँ पे जितने भी सामाजिक आर्थिक स्तर पे जो असमानता व्याप्त हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके साथ जो भी परेशानियाँ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम संविधान के माध्यम से उनका सॉल्यूशन करें। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम देखें कि सबसे पहले कि जो संविधान सभा की मांग रखी गई थी, क्योंकि यदि संविधान बनाना है तो इसके लिए भारतीयों का एक संविधान सभा भी होनी चाहिए, जहां जिस तरीके से वो भारत में संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद जो भी भारत में विविधताएं हैं, भारत एक अखंड भारत रहे, ऐसे में संविधान का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यदि संविधान ना होता तो भारत में ये जो भारत में जो विविधताएँ होती वो शायद वो भारत एक खंडित भारत के रूप में होता। ऐसे में भारतीयों ने सोचा, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने सोचा कि भारत में संविधान सभा का गठन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अगर हम इतिहास को देखें तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, उदार उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज अधिकार के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। हालांकि इसको अंग्रेजों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, लेकिन यह देखिए कि 1895 में, यानी कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन भारतीयों की सोच इस तरीके से डेवलप हो चुकी थी कि वह ये समझ रहे थे कि यदि भारत को आज़ादी के पश्चात सही ढंग से चलाना है तो भारत में संविधान का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज अधिकार के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। इसके पश्चात हम देखते हैं 1922 में गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा के गठन की मांग रखते हैं और 1923 में सप्रू समिति के माध्यम से कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से गांधी जी की अध्यक्षता में एक बार पुनः संविधान सभा के गठन की मांग रखी जाती है। हालांकि यह सारी जितनी भी मांगें होती हैं या पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है, यहाँ पे भारतीयों को संविधान बनाने के जो अधिकार थे वो नहीं दिए जाते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है, भारतीयों में जो राष्ट्रवादी चेतना था वो उभार के रूप में आगे बढ़ती जाती है, भारत में जो इसकी मांग थी वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, शायद आपने इतिहास में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 8 लोगों के साथ मिल करके संविधान का एक निर्माण किया जाता है, यानी कि संविधान का प्रारूप तैयार किया जाता है, जहाँ पे 10 मौलिक अधिकार, महिलाओं के लिए अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पॉइंट को या फिर उन्होंने अपनी सोच को रखा था।
हालांकि उनके दो प्रमुख नेताओं ने, एक जवाहरलाल नेहरू उनके पुत्र एवं मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से इस जो नेहरू रिपोर्ट होती है उसको अस्वीकृत किया जाता है, जिसके चलते यह नेहरू रिपोर्ट सक्सेस नहीं हो पाती है। लेकिन भारतीयों में एक मॉडल तैयार हो जाता है, भारतीयों में एक सोच डेवलप हो जाती है कि आज़ादी के पश्चात हम भी आसानी से अपना संविधान का गठन कर सकते हैं। 1934 में एक कम्युनिस्ट नेता रहते हैं एम एन रॉय द्वारा अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, या फिर बोले उन्होंने भी जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, उसको अंग्रेजों द्वारा स्वीकृति पूरी तरीके से प्रदान कर दी जाती है कि हाँ आप भी अपना संविधान बना सकते हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वीकृति दी और एक संविधान बनाने का अपना अधिकार दिया, क्योंकि यह एक ऐसा वक्त, ऐसा दौर चल रहा था वैश्विक स्तर पर भी, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। ऐसे में अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी काफ़ी दबाव था, जो मित्र राष्ट्र थे उनकी तरफ से, यानी कि अमेरिका की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, कि जल्द से जल्द जो भारत के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, अन्यथा द्वितीय विश्व युद्ध में वह धुरी राष्ट्र की तरफ शामिल हो सकता है। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा भारत के जो संविधान सभा की मांग थी उसको स्वीकृति दे दी जाती है, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा उसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से, वेवल योजना के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा बार बार भारतीयों को संविधान सभा का निर्माण, संविधान के निर्माण का वादा किया जाता है, उसे गठन की बात रखी जाती है, लेकिन इन्हीं नेताओं के जरिए इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये जो दौर था 1944 के पश्चात का, जहाँ पे मित्र राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को काफ़ी बड़े स्तर पर आर्थिक रूप से खामियाजा भुगतना पड़ा, आर्थिक रूप से उनको काफ़ी ज़्यादा वह प्रभावित हुए। ऐसे में वह भारत की जो शासन थी, भारत में रूल करना था, वह काफ़ी लंबे समय तक नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे जो भारत के जो लोग थे वह अब जागरूक हो चुके थे, भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे वह जागरूक हो चुके थे कि अब काफ़ी बड़े स्तर पे आंदोलन भी देखने को मिल रहे थे, जैसे उस वक्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऐसे में और साथ में नौसैनिक विद्रोह भी हो चुका था भारत में। ऐसे में जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वह जान चुकी थी कि अब वो भारत पर रूल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 1946 में उन्होंने कैबिनेट मिशन के गठन की, जो अंग्रेजों की मांग थी, भारतीयों की मांग थी, उसको स्वीकृति प्रदान की। 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन होता है, जहाँ पर सर क्रिस्टोफर क्रिप्स, एलेक्जेंडर क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये जो 3 सदस्य थे, ये संविधान कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में भारत में आते हैं। अब यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि जो संविधान सभा की मांग थी उसको इतिहास क्या था, उसको कैसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ उनमें क्या क्या प्रमुख बिंदु थे, क्या क्या प्रमुख पॉइंट थे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही हैं, साथ में एक इतिहास था जो संविधान सभा का, उसको भी समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें कि ये जो कैबिनेट मिशन का गठन होता है ये आज़ादी के पूर्व होता है। ऐसे में भारत का जो विभाजन होता है वो इस वक्त नहीं हुआ होता है। इस वक्त जो संविधान सभा का गठन किया जाता है, क्योंकि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का होना भी महत्वपूर्ण है, जहाँ पर किस प्रकार का भारत को संविधान चाहिए उसके बारे में चर्चा पर चर्चा हो सके। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को रखा गया था। अब ये 389 सदस्य थे कहाँ से, क्या वो ऐसे चुन लिए गए थे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि ये चुने कहाँ से गए थे। तो इनको जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, हमने आपको पहले बताया था संवैधानिक विकास में, क्योंकि देखिए आपको जो हमने संवैधानिक विकास समझाया था उसका जो फायदा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम इसको सीधे डायरेक्टली पढ़ते कि प्रांतीय व्यवस्थापिका क्या है तो नहीं समझ में आता, लेकिन संवैधानिक विकास के माध्यम से हम ये चीज़ समझ सकते हैं। संवैधानिक विकास में हमने आपको बताया था कि केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका का गठन हुआ था, विधायिका का गठन हुआ था। तो ये जो प्रांतीय स्तर पे भारत में विधायिका थी, इनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इन सदस्यों को चुना गया, यानी कि पूरे भारत का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये जो 389 सदस्य थे, ये प्रांतीय विधायिका जो थी उनके सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुने गए थे। हालांकि इसमें पूर्णतः सभी वर्ग का एक यहाँ पे प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो मात्र 15 थी और जो अनुसूचित जाति थे उनके मात्र 33 थे। ऐसे में देखने को मिलता है महिलाएं और अनुसूचित जाति के जो वर्ग थे उनका जो प्रतिनिधित्व इस संविधान सभा में था वह काफ़ी कम था।
महिलाओं की स्थिति तो आज भी हम 17वीं लोकसभा में भी देख सकते हैं कि काफ़ी कम है, लेकिन पहले से कुछ सुधार हुआ है। खैर वो अलग हमारा टॉपिक चला जाता है, हम अपने इस टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो 389 सदस्य थे, इनमें 296 सदस्यों को जो अंग्रेजों की जो 11 प्रोविंशियल थी, जो 11 उनकी जो प्रांत थे, उनमें से चुने गए थे। और जो 93 सदस्य थे, इनका चुनाव भारतीय रजवाड़ों से किया गया था। ये जो 389 सदस्य थे, इनको चुना कैसे गया था? तो इनको जनसंख्या के आधार पर चुना गया था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। इस तरीके से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व भी हुआ और 389 सदस्य प्रत्येक प्रांतीय विधायिका से अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से चुन करके भी आ जाते हैं। जब चुनाव होता है तब हम देखते हैं कि इसमें 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हैं, तो वहीं 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में जो सीटें आवंटित की जाती हैं या फिर जो चुनाव जीतते हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जीतते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो संविधान सभा का गठन होता है, इसमें सीटें कितनी थी, सीटों का प्रतिनिधित्व होता कैसे है, सीटें आवंटित किस आधार पर की गई, इनमें किन वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा, चर्चा की। अब हम आगे की क्लास में देखेंगे कि जो संविधान सभा था उसकी जो कार्य प्रणाली थी वह स्टार्ट कैसे होती है, पहली बैठक कब होती है, इन बैठकों में चर्चा किस किस विषयों पर होती है, क्योंकि भारतीयों को चाहिए था कि भारत की अखंडता भी व्याप्त रहे, साथ में जो विविधताएं हैं से भरा हुआ देश है उसकी एक जो अमूल्य निधि है भारत के पास, जो भारत की संस्कृति की अमूल्य निधि है वो भी खंडित ना हो। ऐसे में जो संविधान सभा के जो नेता थे उन्होंने एक ऐसे भारत का स्वप्न जो देखा था आज़ादी के पूर्व, वो इस चर्चा पर चर्चा के माध्यम से वो जब भारत का संविधान लागू होता है तो हमें देखने को भी मिलता है, जिसके चलते आज 70 साल के पश्चात भी एक अखंडित भारत के रूप में हम भारत को देख सकते हैं। साथ में हम देख सकते हैं कि भारत का जो संविधान है आज भी वो वैसे का वैसे ही मजबूत खड़ा हुआ है। हालांकि कुछ स्तर पर सुधार की ज़रूरत है जो समय समय पर संशोधन के माध्यम से किए भी जाते हैं, लेकिन जो संविधान संविधान सभा के जो नेता थे उनके द्वारा जिस दूरदर्शिता का प्रदर्शन इस संविधान में किया गया, संविधान सभा के गठन में किया गया, संविधान के गठन में किया गया, वह आज भी हम अपने भारत में, अपने भारत की जो ग्रोथ हो रही है हर तरीके से, उसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पर हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, कब बैठक हुई, क्या चर्चा हुई, कैसे सामाजिक न्याय, कैसे समानता, कैसे स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे चर्चा हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी आपके डाउट हों वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। जय हिंद।